हेलो स्टूडेंट्स, एसबी स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुरेंद्र भारत। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में इटली के एकीकरण के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था इटली के एकीकरण में क्या कौन कौन से सहयोगी तत्व थे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने गुप्त क्रांतिकारी जो संस्थाएं थी उनके बारे में 1820-21 के जो विद्रोह हुए थे, 1830-31 का विद्रोह और पीडमांट विद्रोह, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम इटली के एकीकरण में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और उस व्यक्ति का नाम है मैजनी। तो मैजनी कौन था, इसका इटली के एकीकरण में क्या योगदान था, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण और हम बात करेंगे किसकी, मैजनी की, जिसका टाइम पीरियड 1805 से लेके 1872 तक माना जाता है। किसका, मैजनी का। देखिए मैजनी कौन था। मैजनी मतलब इसे इटली की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इटली में नए युग का मसीहा माना जाता है। इटली के देशभक्तों की नजरों में ये क्या था, एक देवदूत के समान था जो उनका भविष्य निर्मित करने आया था। ठीक है, मैजनी गणतंत्रवादी था। ठीक है, और मैजनी ने तृतीय रोम की क्या कही थी, बात कही थी, जिसमें पहला जो रोम था वो सीजर का, दूसरा जो रोम था वो पोप का और तीसरा जो रोम होगा वो जनता का होगा। इसके अलावा मैजनी ही पहला व्यक्ति है जिसने ये समझा कि इटली के एकीकरण का कार्य पूर्ण हो सकता है। ठीक है, और ये इटली का एकीकरण इटली वासियों के सहयोग से करना चाहता था। कौन, मैजनी। इसके अलावा यही पहला व्यक्ति है जिसने इटली को एक राष्ट्र के रूप में क्या करा था, संबोधित किया था। संयुक्त इटली के बारे में इसने क्या कहा था कि संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़कर अन्य किसी भी चीज के पीछे मत भागो, इटली एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र बनकर रहेगा। ये कथन किसका था, मैजनी का था। इसके अलावा इसने ये भी कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो उसका नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में सौंप दो, क्योंकि उनके हृदयों में असीम शक्ति क्या है, छिपी हुई है। ठीक है, और एक इसका महत्वपूर्ण कथन भी ये भी था कि राजाओं का युद्ध समाप्त हुआ, अब जनता का संघर्ष आरंभ होना चाहिए। मैजनी ने सेंट इटली और इटालिया डेल पोपेलो समाचार पत्र निकाले थे, जबकि पोपेलो डी इटालिया जो समाचार पत्र निकाला था वो मुसोलिनी ने निकाला था। अगर हम बात करें कि इसके जीवन परिचय के बारे में, तो जैसा कि इसका जन्म हुआ था 1805 में जिनेवा में चिकित्सा शास्त्री के घर में। 1820 में कार्बोनरी संस्था का क्या बना था, सदस्य बना था। और कार्बोनरी संस्था की मैंने आपको जब गुप्त संस्थाएं पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कि चिंगारी लगाने वाले, ठीक है, या कोयला झोंकने वाले, है ना। और इसकी स्थापना 1810 में हुई थी नेपल्स में फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध, ये अपने बात करी थी। इसके अलावा हम बात करें कि 1820 में कार्बोनरी संस्था का सदस्य बना था। 1830 की क्रांति में भाग लेने के कारण इसे सेवोना के दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था और बाद में इसकी लेखनी के कारण इसे निर्वासित कर दिया गया था। 1831 में फ्रांस के मार्सेल्स नगर में इसने यंग इटली की स्थापना की थी। ठीक है, जिसने कार्बोनरी का स्थान क्या करा था, ग्रहण किया था। और यंग इटली, ठीक है, जिसके ध्वज के एक तरफ स्वाधीनता शब्द, दूसरी तरफ फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित स्वतंत्रता, समानता और मानवता शब्द अंकित होते थे। इसका नारा क्या था, इसका नारा था, यंग इटली का नारा था, परमेश्वर, जनता और इटली। परमेश्वर मतलब बिलीव इन गॉड, ईश्वर में विश्वास करो। जनता, सब भाइयों को एक साथ लाओ और इटली को मुक्त कराओ। 1800
34 में यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए बर्न में क्या यंग यूरोप की स्थापना की थी मैजिनी ने। इसके अलावा 1837-38 में ये कहाँ चला गया था, लंदन चला गया था और लगभग 11 वर्षों तक वहां पर रहकर इटली के लिए कार्य किया था और वहां पर कार्ल मार्क्स से भी भेंट की थी। 1839 में इसने यंग इटली के पुनर्गठन की क्या करी थी, घोषणा की थी और जिसमें श्रमिक वर्ग को भी शामिल करना चाहता था और इसने एक पुस्तक लिखी थी ड्यूटीज ऑफ मैन, ठीक है, जिसमें इसने श्रमिक वर्ग के साथ साथ जनसाधारण को भी अपनी ओर आकर्षित करने का क्या करा है, प्रयास किया है। और मैजिनी किसके गुरु थे? जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि लाला लाजपत राय के गुरु मैजिनी थे, ठीक है। उन्होंने गैरिबाल्डी, मैजिनी, इनकी जीवनी क्या करी थी, लिखी थी और लाला लाजपत राय ने मैजिनी की पुस्तक ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था। किसने? लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं इन सारे घटनाक्रमों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मैजिनी की महत्वपूर्ण विशेषता लिखते हैं, फिर हम उसके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं। मैजिनी को इटली की आत्मा, नए युग का मसीहा कहा जाता है। इटली के देशभक्तों की नजरों में यह देवदूत था जो उनके भविष्य को निर्मित करने आया था, जो उनके भविष्य को निर्मित करने आया था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि मैजिनी ही पहला व्यक्ति था जिसने इटली को सर्वप्रथम एक राष्ट्र के रूप में संबोधित किया था, ठीक है। एक राष्ट्र के रूप में संबोधित किया था, ठीक है। जबकि इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र ऑस्ट्रिया के चांसलर मीटरनिक ने कहा था, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसी ने सर्वप्रथम यह समझा कि इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हो सकता है। यह इटली का एकीकरण इटली वासियों के सहयोग से करना चाहता था। इटली वासियों के सहयोग से करना चाहता था। कौन? मैजिनी, ठीक है। इसने
तृतीय रोम की बात की थी। ठीक है, पहला रोम सीजर का, दूसरा रोम पोप का, और तीसरा रोम किसका होगा? जनता का। तो आपसे पूछ सकता है कि तीसरे रोम की बात किसने कही थी? मैजिनी ने कही थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे गणतंत्रवादी था। यहां पर हम लिख लेते हैं, यह गणतंत्रवादी था। कौन? मैजिनी। तो यहां पर हमने ये इसके बारे में महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने देखी हैं कि क्या इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि इटली की आत्मा, नए युग का मसीहा। इटली के देशभक्तों की नजरों में ये क्या था? देवदूत, जो उनका भविष्य निर्मित करने आया था। मैजिनी ही पहला व्यक्ति था जिसने इटली को एक राष्ट्र के रूप में संबोधित किया था। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए, उसी प्रकार मैजिनी का भी क्या था? एक मतलब ये उद्घोषणा थी कि इटली फॉर इटालियंस, कि इटली इटली वासियों के ही लिए ही है। और इसी ने सर्वप्रथम ये समझा कि इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हो सकता है। ये इटली के एकीकरण इटली वासियों के सहयोग से करना चाहता था। थर्ड रोम की बात की थी और गणतंत्रवादी था। एक बार आप उतारिए, फिर हम आगे मैजिनी के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, अब हम बात करेंगे मैजिनी के महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, इसने कहा था कि संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़कर, ये मैंने आपको बताया भी था कि संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़कर अन्य किसी भी चीज के पीछे मत भागो। अन्य किसी भी चीज के पीछे मत भागो। इटली एक राष्ट्र है। ठीक है, इटली एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र बनकर रहेगा। एक राष्ट्र बनकर रहेगा। यह बात किसने कही? मैजिनी ने। दूसरा, यदि समाज में क्रांति लानी है, यदि समाज में क्रांति लानी है तो उसका नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में सौंप दो। नवयुवकों के हाथों में सौंप दो। उनके हृदयों में असीम शक्ति छिपी हुई है। उनके हृदयों में असीम शक्ति छिपी हुई है। ठीक है, और तीसरी कोटेशन ये कि राजाओं का युद्ध समाप्त हुआ, अब जनता का संघर्ष आरंभ होना चाहिए। राजाओं का युद्ध समाप्त हुआ, अब जनता का
संघर्ष आरंभ होना चाहिए, आरंभ होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैजिनी ने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले थे। एक तो इसने संयुक्त इटली और एक इटालिया डेल पोपेलो समाचार पत्र निकाला था, जबकि पोपोलो डी इटालिया मुसोलिनी ने निकाला था। तो लिखते हैं समाचार पत्र। एक तो संयुक्त इटली, एक इटालिया डेल पोपालो डेल पोपोलो, जबकि आप नोट में क्या लिखेंगे, ल पोपोलो डी इटालिया नामक समाचार पत्र मुसोलिनी ने निकाला था। किसने निकाला था? मुसोलिनी ने निकाला था। ठीक है, तो जब हम इटली में फांसीवाद पढ़ेंगे वहां पर इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि कई बार वो इटालिया डेल पोपोलो की जगह ल पोपोलो डी इटालिया दे दे और पूछ ले कि ये समाचार पत्र किसका था, मैजिनी का था, काबूर का था, गैरीबाल्डी का था या फिर मुसोलिनी का था। तो ये मुसोलिनी का था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके महत्वपूर्ण कथन पढ़े हैं और हमने समाचार पत्र पढ़े हैं। अब हम इसके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, तो एक बार आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं मैजिनी का जीवन परिचय और क्या क्या इसने महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इसका जन्म 1805 और इसकी मृत्यु 1872। तो लिखते हैं हम कि जन्म कब हुआ? 1805 में। कहाँ पर हुआ? जिनेवा में हुआ था और चिकित्सा शास्त्री के घर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 1820 में ये कार्बोनरी संस्था का सदस्य बना। अभी हमने बात की थी 1830 की क्रांति में भाग लेने के कारण सेव्रोना दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया, बंदी बनाकर रखा गया तथा देश से निर्वासित कर दिया। ठीक है, 1831 फ्रांस के मार्सेल्स नगर में यंग इटली ठीक है, किसकी? यंग इटली की स्थापना की।
ये इंपॉर्टेंट है। इसका नारा क्या था? इस यंग इटली का नारा था परमेश्वर, जनता और इटली। परमेश्वर, जनता और इटली। परमेश्वर, बिलीव इन गॉड, ईश्वर में विश्वास करो। जनता, सब भाइयों को एक साथ लाओ। और इटली, इटली को मुक्त कराओ। इटली को मुक्त कराओ। ठीक है। ये जो यंग इटली थी, इसके ध्वज के एक तरफ स्वाधीनता और दूसरी तरफ फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित स्वतंत्रता, समानता और मानवता के शब्द अंकित होते थे। तो लिखते हैं, इसके ध्वज के एक तरफ एकता, स्वाधीनता और दूसरी तरफ स्वतंत्रता, समानता, मानवता। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित शब्द अंकित होते थे। अंकित होते थे। ठीक है। फिर इसने क्या करा था? इसने 1834 में यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की थी। तो 1834 में यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की थी। ठीक है। कब की थी? बर्न में यंग यूरोप की क्या करी थी? स्थापना की थी। तो जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। कार्बोनरी संस्था का सदस्य बना 1820 में। क्रांति में भाग लिया और सेवरोना के दुर्ग में बंदी बनाया 1830 में और देश से निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित होने के बाद 1831 में फ्रांस के मार्सेल्स नगर में यंग इटली की स्थापना की, जिसने कार्बोनरी संस्था का स्थान ग्रहण किया था। नारा क्या था? परमेश्वर, जनता और इटली। अर्थ मैंने आपको बता दिया है। इसके ध्वज के एक तरफ एकता, स्वाधीनता, दूसरी तरफ स्वतंत्रता, समानता और मानवता के शब्द अंकित होते थे। 1834 में यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए यंग यूरोप की क्या करी थी? स्थापना की थी। कहां पर? बर्न में। ठीक है। कहां पर की थी? बर्न में। और यहां पर हम बात करें तो फ्रांस के मार्सेल्स नगर में। ठीक है। तो एक बार नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, अब देखिए 1837 में ये मैजिनी जो है कहाँ चला जाता है? लंदन चला जाता है और 11 वर्षों तक वहां पर रहकर इटली की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करता है। और इस दौरान कार्ल मार्क्स से भी इसकी क्या होती है? भेंट होती है।
ठीक है, तो लिखते हैं 1837 में लंदन चला जाता है तथा 11 वर्षों तक रहकर इटली की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करता है। इस दौरान कार्ल मार्क्स से भी भेंट की, कार्ल मार्क्स से भी भेंट हुई। ठीक है, 1838, देखिए 1838 या यूं कह लीजिए कि 1839, आप इसको 39 लिख लीजिए। तो 1839 में एक व्यक्ति था निकोला फैब्रिजी, निकोला फैब्रिजी। तो निकोला फैब्रिजी मैजनी से बड़ा प्रभावित था और इसने लेजियन इटाली का नामक एक संस्था की स्थापना की थी और 1848 तक इटली में विद्रोह किए थे। ठीक है, तो लिखते हैं 1839 में निकोला फैब्रिजी ने लेजियन इटालिका की स्थापना की। यह मैजनी से बड़ा प्रभावित था। कौन? निकोला फैब्रिजी। 1839 में ही मैजनी ने यंग इटली के पुनर्गठन की क्या करी थी? घोषणा की थी। तो लिखते हैं यंग इटली के पुनर्गठन की घोषणा की। ठीक है, और इसने एक बुक लिखी थी ड्यूटीज ऑफ मैन, ड्यूटीज ऑफ मैन। ठीक है, इसमें श्रमिक वर्ग के साथ साथ ठीक है, कौन सी पुस्तक है? ड्यूटीज ऑफ मैन। तो श्रमिक वर्ग के साथ साथ जन साधारण को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैजनी किसके गुरु थे? लाला लाजपत राय के गुरु थे। और लाला लाजपत राय ने मैजनी की इस पुस्तक ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में क्या करा था? अनुवाद किया था। तो ये नोट हम यहां लिखेंगे। ड्यूटीज ऑफ मैन पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किसने किया? लाला लाजपत राय। ठीक है, किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। क्लियर है? तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसने 1848 में
पार्टी का नाम बदलकर पार्टी ऑफ एक्शन रख दिया था। तो लिखते हैं पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया था, पार्टी ऑफ एक्शन रखा। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक घटना क्या घटित होती है कि 1848 में फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर नेपल्स और सिसिली यहां की जनता विद्रोह कर देती है और सिसिली के पेलोरमा नामक स्थान से विद्रोह की शुरुआत होती है। इस समय नेपल्स सिसिली में फर्डिनेंड द्वितीय का शासन था। विद्रोह के कारण क्या थे, एक तो फर्डिनेंड द्वितीय का कुशासन, ठीक है, खराब फसल का होना, कीमतों में वृद्धि और पोप पायस नवम की नीतियां। पोप पायस नवम कौन था, एक ये उदारवादी क्या था, पोप था, जो इटली के एकीकरण मतलब जो इटली के एकीकरण की विचारधारा रखते थे या इटली के एकीकरण में जो लोग सहयोग करते थे, इसकी उनके प्रति एक तरीके से क्या थी, सहानुभूति थी। और इसने अपने समय में बहुत सारे राजनीतिक बंदियों को क्या करा था, मुक्त करा था। तो ये था पोप पायस नवम की क्या थी, नीतियां। तो इन विद्रोह के कारण, वैसे तो हम इसको चार्ल्स एल्बर्ट में नेक्स्ट टॉपिक में वहां पढ़ेंगे और वहां नोट भी करेंगे, पर आप अभी ये ध्यान रखिएगा कि क्यों ये घटना हुई। तो इन सब घटनाओं के कारण क्या हुआ, जब विद्रोह हुआ तो क्या होता है कि मैजिनी के नेतृत्व में फरवरी 1849 में गणतंत्र की स्थापना की जाती है रोम में, मैजिनी और गैरिबाल्डी मिलकर। लेकिन नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का शासक था, वो अपने सेनापति जनरल उडिनोट को भेजकर रोम पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और इधर मैजिनी जो है कहां पर, स्विट्जरलैंड चले जाता है और गैरिबाल्डी अमेरिका चला जाता है। तो इस तरीके से ये मैजिनी के बारे में हम पूरा क्या पढ़ते हैं, जो भी संक्षिप्त परिचय है वो हम पढ़ लेते हैं। तो लिखते हैं, तो 1849 में रोम में गणतंत्र की स्थापना की। किस किसने, मैजिनी और गैरिबाल्डी, ठीक है, फरवरी 1849 में। तो वापिस देखें, 1837 में कहां गया, लंदन। वहां पर 11 वर्ष तक रहा, कार्ल मार्क्स से भेंट की। निकोला फेब्रेजी ये एक व्यक्ति था जो इससे बड़ा प्रभावित था, उसने लेजियन इटालिका की स्थापना की, ठीक है, और 1848 तक इटली में विद्रोह किए थे। 1839 में इसने यंग इटली के पुनर्गठन की घोषणा की, और जिसमें ये श्रमिक वर्ग को भी शामिल करना चाहता था, और इसने इनको शामिल करने के लिए पुस्तक भी लिखी थी, ड्यूटीज ऑफ मैन। इसी का उर्दू में अनुवाद किया था किसने, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। और 1848 में पार्टी का नाम बदलकर पार्टी ऑफ एक्शन रखा। 1849 में रोम में गणतंत्र की स्थापना की, मैजिनी और गैरिबाल्डी। तो अब इसको एक बार नोट करिए और फिर जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करते हैं। चल, तो देखिए फरवरी 1849 में रोम में गणतंत्र की स्थापना का प्रयास असफल हुआ। फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने जनरल उडिनोट को भेजकर
जनरल ओडिनॉट को भेजकर रोम पर उन्हें अधिकार कर लिया। मैजनी स्विट्जरलैंड चला गया और गैरिबाल्डी अमेरिका चला गया। ठीक है ये। और लास्ट में विशेष नोट अगर हम लिखें, लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? मैजनी थे। मैजनी के यंग इटली की तर्ज पर ठीक है यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है और यंग इंडिया के जो यंग इंडिया में जो लेख लिखा था इन्होंने, ठीक है यंग इंडिया नामक जो पुस्तक लिखी थी उसी में इन्होंने क्या लिखा था? 1916 के यंग इंडिया के लेख में लिखा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ये बात किसने कही थी? लाला लाजपत राय ने कही थी। तीसरा, लाला लाजपत राय ने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, ठीक है दयानंद सरस्वती, आदि की जीवनियां लिखी। जीवनियां लिखी है। ठीक है और बात करें तो ड्यूटीज ऑफ मैन जो मैजनी की बुक है, उर्दू में अनुवाद, ठीक है किसने किया? लाला लाजपत राय थे। ठीक है ये तो ये हमने विशेष नोट लिखे कि लाला लाजपत राय के गुरु कौन है? मैजनी। यंग इटली के तट पर उन्होंने यंग इंडिया नामक क्या लिखी थी? पत्रिका या यूं कह लीजिए कि पुस्तक लिखी थी। इन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, दयानंद सरस्वती की भी जीवनी लिखी थी और मैजनी की जो पुस्तक है ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। तो यहाँ पर हमने इटली के एकीकरण में जो शायद जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उसमें एक और विशेष तत्व के बारे में हमने पढ़ा जिसमें हमने मैजनी के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चार्ल्स एल्बर्ट और काबूर के योगदान के बारे में बात करेंगे और फिर हम इटली के एकीकरण के जो चरण हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा और मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा विस्तार से। और ये आपको नेट यूजीसी वाले जो नेट एग्जाम है
आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज, ठीक है, या फिर आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम है उसमें ये पूर्ण रूप से क्या करेगा, मदद करेगा। तो बने रहिए सुरेंद्र भारत के साथ, सुरेंद्र भारत के साथ एसबी स्टील चैनल में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।